ये अपना एक नया चैप्टर रहेगा BNS 183 में मानव विज्ञान की दृष्टि से पर्यटन। देखो, मैंने आपको बताया था कि मानव विज्ञान की जो रुचि थी वो इंसानों के अध्ययन में वो काफी रुचि रखा करते थे। यानी कि इंसान का जो शरीर बना है, कैसे बना है, इंसान की संस्कृति किस तरह से विकसित हुई है, इंसान की भाषा है वो किस तरह से विकसित हुई है समय के अनुसार। राइट। मानव विज्ञान यही सब अध्ययन का केंद्र था। मानव विज्ञान के जो ये लोग थे, ठीक है, तो ये सब यही पढ़ा करते थे, इसी पर फोकस था। मानव से संबंधित, मानव पर अध्ययन करना इनका मकसद रहता था। इनको इंग्लिश के अंदर बोलते थे एंथ्रोपोलॉजिस्ट। लेकिन बाद में इन्होंने मानव विज्ञान के अंदर पर्यटन का भी अध्ययन किया, ठीक है। और ये सब 1970 के दशक के बाद में ही चालू हुआ। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे अपन, एक हेडिंग डालो कैपिटल E, मानव विज्ञान के संदर्भ में पर्यटन की व्याख्या। इसमें लिखो, शुरू में मानव विज्ञान ने मेजबान पर अधिक ध्यान दिया। मेजबान मतलब जिसके यहाँ पर अतिथि आता है, गेस्ट आता है। शुरू में मानव विज्ञान ने मेजबान पर अधिक ध्यान दिया। दिया जो कि उस क्षेत्र का मूल निवासी था, जो कि उस क्षेत्र का मूल निवासी था। बाद में मानव विज्ञानियों ने अन्य पहलुओं पर भी ध्यान दिया, जैसे बाद में मानव विज्ञानियों ने अन्य पहलुओं पर भी ध्यान दिया। ध्यान दिया जैसे जैसे पर्यटन के कारण व्यक्ति और समाज कैसे बदलते हैं। पहला लिखो इसमें पॉइंट बना के, पर्यटन के कारण व्यक्ति और समाज कैसे बदलते हैं। पर्यटक और मेजबानों के बीच क्या बातचीत होती है। मानव विज्ञानियों का इसमें भी रुचि थी, क्या बात करते हैं। आगे लिखो, पर्यटक का आत्मचरित्र निर्माण व इसकी नई पहचान। देखो, कहीं पर एक महीना अगर कोई घूम के आ जाता है तो उसका पूरा कैरेक्टर ही बदल सकता है। तो उस पर भी ध्यान दिया मानव विज्ञानियों ने। पर्यटक का आत्मचरित्र निर्माण, निर्माण व इसकी नई पहचान। नई पहचान। आगे लिखो, एक मतलब पैराग्राफ छोड़ के लिखना एक, ठीक है, सॉरी, एक लाइन छोड़ के लिखो।
मानव विज्ञान की एक नई शाखा का उद्भव हुआ। लिखो, स्टार लगा लो, स्टार लगा लो, समझने में आसानी रहेगी। ये इन पॉइंट में नहीं है, अलग पॉइंट है ये। मानव विज्ञान में 1970 के दशक में एक नई शाखा का उद्भव हुआ जिसे पर्यटन मानव विज्ञान कहा गया। एक शाखा का नाम जिसका पर्यटन मानव विज्ञान है, वो मानव विज्ञान की एक शाखा है, तो 1970 में ये आई। अब इसी में लिखो आप, पर्यटन में भी सामाजिक संगठनों पर्यटन में अब सामाजिक संगठनों कोमा इतिहास कोमा सांस्कृतिक परिवर्तनों कोमा प्रवासन कोमा पर्यावरण कोमा लिंग कोमा स्त्रीकरण। स्त्रीकरण स्ट्राटिफिकेशन कहते हैं, इसको बाद में समझाऊंगा, फिलहाल लिखो आप स्त्रीकरण। आदर्श है, फिर स्त्रीकरण, ठीक है। लिंग कोमा स्त्रीकरण कोमा अनुष्ठान कोमा पहचान पर कार्य किया गया। कोमा पहचान पर कार्य किया गया। पहचान पर कार्य किया गया। साथ ही पर्यटकों द्वारा, इसी पैराग्राफ में लिख लो, साथ ही पर्यटकों द्वारा पुरातात्विक जगहों पर घूमने के कारण, पुरातात्विक मतलब पुराने पुराने जो खंडर हैं, किले हैं, महल है, वो पुरातात्विक जगह कहलाती है। पर्यटकों द्वारा पुरातात्विक जगहों पर जाने के कारण आर्कियो टूरिज्म का विकास हुआ। आर्कियो ऐसे लिखो, आर्कियो बीच में हाइफन का चिन्ह लगा देना, आर्कियो टूरिज्म का विकास हुआ। या हिंदी में लिखना तो इसको लिख लो पुरातन पर्यटन। आगे लिखेंगे, एक नया पॉइंट लिखेंगे स्टार बना के। पर्यटन में मेजबानों एवं पर्यटकों के बीच भाषा व संकेतों के द्वारा भाषा व संकेतों के द्वारा जो संचार होता है उस पर भी अध्ययन मानव विज्ञानियों द्वारा किया गया।
आगे लिखो एक नया स्टार लगा के, पर्यटन मानव विज्ञान में देखो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, ये मानव विज्ञान की एक शाखा का नाम है पर्यटन मानव विज्ञान। जब ये स्टार्ट हुई थी 1970 में सबसे पहले, तो उसमें मेजबानों पर ही ध्यान दिया जाता था, यानी कि मेजबान कहाँ पर क्या कर रहा है और उसकी कैसी स्थिति है, क्या उस पर प्रभाव पड़ रहा है, पूरा अतिथि पर फोकस रहता था। लेकिन बाद में देखो आप, भाषा और संकेतों पर भी काम किया गया और पर्यावरण पर, प्रवासन पर, इतिहास पर, सामाजिक संगठनों पर, आर्कियो टूरिज्म पर, इस पर काम किया जाने लगा। तो कैसे करके अब अध्ययन का जो केंद्र है उसका विस्तार होता जा रहा था, ये समझ रहे हैं। आगे लिखो, पर्यटन मानव विज्ञान में अब पर्यटकों के लिए यात्रा के मानचित्रों, मानव शरीर का माप, पर्यटन के दौरान फैलने वाली बीमारियां, बीमारियां, कोमा परिवहन के साधनों, परिवहन के साधनों की सीटों के आकार के निर्माण पर भी ध्यान दिया गया। ध्यान दिया गया जिससे पर्यटन सुखद हो सके। ठीक है, तो ये आपका पहली हेडिंग होती है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मानव विज्ञान में पर्यटन के अध्ययन का इतिहास। तो ये तो व्याख्या थी, अब इतिहास पढ़ेंगे अपन। मानव विज्ञान में पर्यटन के अध्ययन का इतिहास। तो इसमें लिखेंगे, अब देखो कहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1970 के दशक के बाद में स्टार्ट हो गया मानव विज्ञान में पर्यटन का अध्ययन करना। तो देखो इसके अंदर लिखते हैं, वेलन स्मिथ ने सर्वप्रथम, वेलन स्मिथ एक टीचर का नाम था जो कि लॉस एंजलिस में पढ़ाती थी कॉलेज के अंदर। तो लिखो वेलेन, ये वे नहीं है, वह है वेलेन। आपसे पेपर में यह भी पूछा जा सकता है कि वेलेन स्मिथ का पर्यटन मानव विज्ञान में क्या योगदान है। तो आप लिख के आएंगे, वेलेन स्मिथ ने सर्वप्रथम मानव विज्ञान में पर्यटन का अध्ययन किया। मानव विज्ञान में पर्यटन का अध्ययन किया। आगे लिखो, पॉइंट बना बना के लिख लो। पर्यटन के अध्ययन में स्मिथ ने
स्मिथ ने पर्यटन के अध्ययन में रुचि रखने वाले मानव विज्ञानियों को इन्होंने अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन, ये एक संगठन का नाम था, इन्होंने अमेरिकन, अंडरलाइन कर लेना, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन के सम्मेलन में आमंत्रित किया, जहां पर जहां पर सबसे सबने जहां पर सबने अपने जहां सबने पर्यटन पर अपने विचार रखे, इस सम्मेलन में ही थेरोन नूनेज, एक मानव विज्ञानी का नाम था थेरोन नूनेज, को उनके पर्यटन से संबंधित लेख के कारण संबंधित लेख के कारण उनको यहाँ मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। नया पॉइंट लिखो। इसी तरह 1975 में सोसाइटी फॉर अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी ने भी एंथ्रोपोलॉजी ने भी पर्यटन के विषय पर मेक्सिको में एक सम्मेलन आयोजित करवाया। आगे लिखो नए पॉइंट पे 1900 चलो यहाँ पर वेलन स्मिथ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं अपन। आप एक ऐसा बॉक्स बना लो, वैसा बॉक्स, ठीक है। वेलन स्मिथ पर अगर अलग से प्रश्न आता कि वेलन स्मिथ कौन थी, इनका पर्यटन मानव विज्ञान के अंदर क्या योगदान था, तो लिखो वेलन स्मिथ के बारे में लिख लो थोड़ा सा।
है ना। तो ये कौन थी? लॉस एंजलिस, देखो साथ साथ में, लॉस लॉस एंजिस एंजलिस कॉलेज में भूगोल व मानव विज्ञान की अध्यापिका, भूगोल व मानव विज्ञान की अध्यापिका। ये 1946 की बात है, ठीक है। तो ये पढ़ा रही थी भूगोल और मानव विज्ञान इस कॉलेज के अंदर। देखो इन्होंने एक किताब लिखी थी, तो इनका जो कार्य है वो लिख लो। इनका कार्य, मूल संस्करण, या ऐसा लिखो मूल कार्य लिखो, मूल कार्य, इसको लिखो प्रथम प्रथम संस्करण, ठीक है। एक किताब लिखी थी, इसका नाम था होस्ट एंड गेट्स। देखो एक किताब लिखी थी, पहला संस्करण था, पहला एडिशन था इस किताब का। तो अगर कोई पूछे वेलेन स्मिथ का मूल कार्य कौन सा था, तो इसका सबसे पहले एक किताब लिखी थी इन्होंने होस्ट एंड गेट्स नाम से। उसी किताब में इन्होंने थोड़े बदलाव कर दिए, तो वो इनका कहलाया द्वितीय संस्करण। इसी किताब के अंदर थोड़े बहुत चेंज किए, वो कहलाया द्वितीय संस्करण। इस किताब का नाम लिखो, फिर चेंज हो गया इस किताब का नाम होस्ट्स, होस्ट मतलब मेजबान, एंड गेस्ट्स, द एंथ्रोपोलॉजी ऑफ टूरिज्म, द एंथ्रोपोलॉजी ऑफ टूरिज्म, ठीक है। और इस किताब का आप तृतीय संस्करण लिखो, मतलब इसी किताब के अंदर और बदलाव किए गए। देखो होता है ना, आप मार्केट के अंदर कुछ ऐसी किताबें, जैसे कि हिस्ट्री किताब है, कोई कोई मतलब इन्वायरमेंट की किताब है, इंग्लिश की किताब है, तो उसमें बदलाव आता रहता है, वो संस्करण बन जाता है नया वाला। जैसे इग्नू की किताबें तो बदलती रहती हैं, तो लेकिन इसी इसी किताब का तीसरा संस्करण होस्ट एंड गेट्स, होस्ट्स एंड गेट्स गेस्ट्स रिविजिटेड, 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 नई लाइन से लिखना अपने को पॉइंट बना के। 1970 के दशक में निम्न मानव विज्ञानियों ने पर्यटन का विशुद्ध रूप से अध्ययन किया। ये मानव विज्ञानी थे, इन्होंने पर्यटन के अध्ययन में अपना टाइम लगाया, मेहनत लगाई। 1970 के दशक में निम्न मानव विज्ञानियों ने पर्यटन का विशुद्ध रूप से अध्ययन किया। नाम लिखो इनका, नेल्सन ग्रेबन, अंडरलाइन। और लिखो किस किस ने काम किया, ये मानव विज्ञानी थे सब, इन्होंने टूरिज्म पे काम किया, डेनिसन नेस, अंडरलाइन। और लिखो पी सुनार, अंडरलाइन। ये विद्वानों के नाम है, एरिक कोहेन, ठीक है। और
मैक कैनल। लिख लिया सबने। और अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप। 1976 में 1976 में मैक कैनल ने पर्यटन के क्षेत्र में भाषा व संकेतों पर काम किया। आगे लिखते हैं एक नए पॉइंट में लिखो। नेस व ग्रेबर्न ने भी पर्यटन के क्षेत्र में मिलकर काम किया। पर्यटन के क्षेत्र में मिलकर काम किया। आगे लिखो। 1983 में एनल्स ऑफ टूरिज्म रिसर्च नामक पत्रिका में मानव विज्ञानियों द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में किए गए शोध मतलब रिसर्च, शोध को प्रकाशित किया गया। तो इस तरह से यात्रा चलती रही, इस तरह से पर्यटन को समझा गया लोगों के द्वारा, मानव विज्ञानियों के द्वारा। वही सब हम पढ़ रहे हैं। आगे लिखो, एक लास्ट पैराग्राफ लिख लो। अमांडा स्ट्रोनजा एक विद्वान का नाम है, एक मानव विज्ञानी का नाम है, अमांडा स्ट्रोनजा। ब्रैकेट में लिख लो। हाँ, ब्रैकेट में मत लिखो। अमांडा स्ट्रोनजा ने पर्यटन, मानव विज्ञान में एक नए शब्द को जोड़ा। और वो कौन सा शब्द था वो लिख लो, इको टूरिज्म। इको टूरिज्म अंडरलाइन कर लेना, इको टूरिज्म के नाम के नीचे। इसी पैराग्राफ में लिखो, इन्होंने बताया कि कैसे पर्यटक पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण व विकास हेतु जिम्मेदार होता है। देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि इस लाइन का मतलब क्या है कि मैं गया घूमने, कहां पर? मैं गया अलवर। अलवर में क्या है? अलवर में है सरिस्का अभ्यारण्य है वहां पर। तो मैं जाऊंगा तो थोड़े बहुत पैसे भी लेकर जाऊंगा, वहां पर सफारी भी करूंगा और जानवरों को देखूंगा। तो वहां पर क्या आएगा? मेरी वजह से पैसा आएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से क्या होता है कि वहां के जो जानवर, उनको खाना भी मिलेगा मेरे दिए हुए पैसों से ही। और वहां के जो
वनस्पति है, वहाँ का जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका संरक्षण भी होगा। सरकार है वो ध्यान देगी क्योंकि यहाँ पर तो पर्यटन है उसका विकास हो रहा है। ठीक है, तो ये था इको टूरिज्म, यानी कि पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव पड़ता है जब कोई एक पर्यटक घूमने जाता है तो, और वहाँ के विकास और वहाँ के संरक्षण में एक जो टूरिस्ट होता है वो योगदान निभाता है। इसी के नीचे लिख लो स्ट्रोनजा के काम को वेस्ट कोमा कैरियर, ये विद्वानों के, मानव विज्ञानियों के नाम है ये। ठीक है, वेस्ट कोमा करियर कोमा इगोए कोमा स्टोकर कोमा फ्लेचर, फ्लेचर जैसे मानव विज्ञानियों ने आगे बढ़ाया। ठीक है, तो दोस्त इस तरह से ये कैपिटल ए और कैपिटल बी हेडिंग है ये कंप्लीट होती है। देखो अपना ये जो चैप्टर है इसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं कि जो मानव विज्ञानी है, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, मानव विज्ञानी, वो किस प्रकार से पर्यटन को देखते हैं, किस प्रकार से उन्होंने समझा है मानव विज्ञानियों ने। तो आज अपन समझेंगे कि पर्यटन को समझने के लिए मानव विज्ञानियों ने क्या क्या समझा। उन्होंने पर्यटक स्थल के बारे में समझा जहां पर जो पर्यटक घूमने आता है, उन्होंने पर्यटकों के बारे में समझा। ठीक है, और उन्होंने मेजबानों के बारे में समझा कि कौन लोग हैं और क्या इनके अंदर परिवर्तन आता है। तो मानव विज्ञानी किस तरह से पर्यटन को समझते हैं, बस वही आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप एक एक करके लिखते जाओ। मानव विज्ञानियों ने पर्यटकों को समझने हेतु, मानव विज्ञानियों ने पर्यटकों सॉरी पर्यटन है ये मानव विज्ञानियों ने पर्यटन को, पर्यटन को समझने हेतु समझने हेतु पर्यटक स्थल, पर्यटक स्थल कोमा पर्यटक कोमा मेजबान, मेजबान को अच्छे से जानने की कोशिश की। कोशिश की। सबसे पहले इसके अंदर अपन समझेंगे कि पर्यटक स्थल के बारे में। पर्यटक स्थल क्या होते हैं, मानव विज्ञानी है पर्यटक स्थलों को कैसे देखते हैं। ठीक है, तो लिखते जाओ। पर्यटक स्थल की अद्भुत छवि के कारण ही, पर्यटक स्थल की अद्भुत छवि के कारण ही, अद्भुत छवि के कारण ही पर्यटकों को यहाँ आने हेतु आकर्षित करती है। पर्यटकों को यहाँ आने हेतु आकर्षित करती है। अब देखो आप ये समझो जैसे कि मैंने भानगढ़ का किला बताया था आपको कि वो भूतिया किला है, तो एक इमेज बनी हुई है कि बहुत अच्छा बहुत डरावना भी होगा वो,
ठीक है, मजा आएगा वहां पे। ठीक है, देखने पे मतलब अपन सरप्राइज्ड भी होंगे, काफी सारी पुरानी पुरानी चीजें हैं वहां पे। तो ये अद्भुत छवि है उसके लिए कि हमारे दिमाग के अंदर, इसलिए हम वहां पर जाने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, आगे लिखो, पर्यटकों ने जैसा चित्र में तथा इसके बारे में जो सुना था, पर्यटकों ने पर्यटकों ने जैसा चित्र में जैसा चित्र में तथा इसके बारे में तथा इसके बारे में जो सुना था, वैसा ही उन्हें जो सुना था वैसा ही उन्हें पर्यटक स्थल दिखता है। दिखता है। पर्यटन व्यवसायी भी पर्यटन व्यवसायी भी पर्यटक स्थल को जीवंत बनाने में पर्यटक स्थल को जीवंत बनाने में जीवंत बनाने में लगे रहते हैं। लगे रहते हैं। जैसे पश्चिमी देशों के लोग, सॉरी ऐसे लिखो आप, स्थानीय लोग भी स्थानीय लोग भी पर्यटकों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। करते हैं ताकि पर्यटकों को भी संतुष्टि मिले। कुल मिला के बात यह है कि जैसे कि सपोज करो आपके घर के पास में कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे काफी सारे टूरिस्ट आते हैं, तो आप भी चाहेंगे कि ये जगह ऐसी बनी रहे, इस जगह में कोई तोड़ फोड़ ना हो, ये जगह हमेशा ऐसी बनी रहेगी तो काफी दूर दूर के लोग आपके घर के पास में जो जगह है उसको देखने आएंगे। ठीक है, तो पर्यटन व्यवसाय भी पर्यटक स्थल को जीवंत बनाने में लगे रहते हैं। जितने भी लोग पर्यटन से जुड़े हैं वो उस जगह को संवारने में लगे रहते हैं, उसको हूबहू वैसे ही बनाए रखने में वो लोग कोशिश करते रहते हैं। जैसे कि कोई किला है, कोई महल है, तो वैसा ही बने रहे, तो ताकि टूरिस्ट आए, यहाँ पर लोगों की आमदनी हो। और एक खास तरह की इमेज भारत के बारे में पश्चिम के देशों ने बना रखी थी पहले, मतलब काफी, अब तो देखो ऐसा है नहीं। ठीक है, तो जैसा कि वो सोच के आते थे भारत, वैसा ही उनको भारत मिलता भी था पहले। ठीक है, तो लिखेंगे पश्चिम देशों के लोग भारत को पश्चिमी देशों के लोग मतलब यूरोप, अमेरिका, यहाँ के लोग, पश्चिमी देशों के लोग भारत को जादूगर सपेरों की भूमि कोमा नग्न धर्म सन्यासियों
कोमा हाथी, कोमा सच्चे प्रेम के प्रतीक के रूप में ताजमहल देखना चाहेंगे, कोमा सच्चे प्रेम के प्रतीक के रूप में ताजमहल देखना चाहेंगे। ये भारत की इमेज है, वो लोगों के मन में पहले बनी हुई थी, लेकिन अब देखो आप, गुरुग्राम कैसा है, बेंगलोर कैसा है, पुणे कैसा है, ठीक है। तो अब ऐसा कम ही देखने के लिए मिलता है। पहले भारत में जो आता था घूमने, घर से जब चलता था तब यही सोचता था ये तो जादूगरों का, सपेरों का देश है, ठीक है। यहाँ पर नग्न धर्म सन्यासी घूमते रहते हैं, हाथी घूमते रहते हैं, और ताजमहल है यहाँ पर देखने लायक, ठीक है। ये एक इमेज बनी हुई थी भारत की। ये आपका कंप्लीट होता है पर्यटक स्थल। आगे लिखो आप पर्यटक, ठीक है, स्मॉल बी हेडिंग डालो और पर्यटक लिखो। इसके अंदर लिखते हैं, पर्यटक स्थल को आर्थिक व सांस्कृतिक रूप से व्यवहार्य बनाने हेतु, देखो अगर पर्यटक ही नहीं जाएगा कहीं घूमने तो उस जगह की क्या महत्वता है, ठीक है। कोई पूछेगा क्या, वहां पर नहीं होटल वगैरह नहीं खुलेंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो पर्यटक स्थल को आर्थिक व सांस्कृतिक रूप से व्यवहार्य बनाने हेतु, बनाने का काम, ऐसा लिखो, बनाने का काम पर्यटक करते हैं। पर्यटक करते हैं। नरवंश विज्ञानी, या ऐसा लिखो एथेनोग्राफर। एथेनोग्राफर कौन लोग होते हैं, जो कि इंसान कैसे जीवन जीता है, कैसा इंसान का भूतकाल पास्ट था, कैसे संस्कृति इसकी आगे बढ़ी है, एथेनोग्राफर का ये काम रहता है। क्या अनुभव करता है इंसान, ठीक है। तो एथेनोग्राफर ने जाना कि एथेनोग्राफर ने जाना कि पर्यटक एक स्थान पर दूसरे स्थान पर क्यों जाता है, क्यों जाता है, कोमा वह स्थानीय समुदाय से किस तरह से बातें करता है, कोमा वह स्थानीय समुदाय से बातें करता है। एथेनोग्राफर ने उन्हें दूर के रिश्तेदारों के रूप में संबोधित किया है, नीचे लिखो। एथेनोग्राफर ने पर्यटक को दूर के रिश्तेदारों, अंडरलाइन कर लेना, दूर के रिश्तेदारों के रूप में संबोधित किया। किया मानव विज्ञानियों ने, या मानव विज्ञान या मानव विज्ञानियों ने, मानव विज्ञानियों ने
पर्यटन को समझने हेतु पर्यटन को समझने हेतु शुरू में मिशनरी क्या होती है? अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ लोग निकल पड़ते हैं दूसरे देश समूह में, तो उसको कहते हैं मिशनरी। तो मिशनरियों कोमा समुद्री यात्रियों कोमा प्रवासियों के विवरण को समझा। तो मानव विज्ञानियों ने टूरिज्म कैसे समझा? जो मिशनरी वहां पे दूसरे देश जाके आते थे, एक्सपीरियंस बताते थे, तो पर्यटन को इस तरह से समझने की कोशिश की गई इनके विवरणों से। आगे लिखो। बाद में संस्कृति बाद में संस्कृति कोमा समाज कोमा पर्यटन की प्रक्रियाएं भी समझी जाने लगी। ठीक है, एक बढ़िया सी किताब का नाम लिखो, मानव विज्ञानी। एक लाइन छोड़ के लिख लो भले ही, मानव विज्ञानी लेवी स्ट्रॉस। ये मानव विज्ञानी था, अंडरलाइन कर लेना नाम के नीचे, लेवी स्ट्रॉस द्वारा जंगलों में रहने वाली जनजातियों के बारे में अपनी किताब नाम लिखो किताब का, ट्राइस्टेस ट्रॉपिक्स में पर्यटक की भूमिका समझाने की कोशिश की। नई हेडिंग लिखो, मेजबान। होस्ट, इसके बारे में लिखो, मेजबान पर्यटक की उपस्थिति व उसकी संस्कृति से प्रभावित होता है। मेजबान पर्यटक की उपस्थिति व उसकी संस्कृति से प्रभावित होता है तथा उसकी संस्कृति की नकल करने लगता है।
आपने देखा होगा, क्या देखा है कि इंग्लैंड से मान लो कोई व्यक्ति घूमने के लिए आया, तो कई बार जो भारतीय हैं वो उनके जैसे कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, वो उनके जैसी लैंग्वेज बोलने की कोशिश करेंगे जो वहाँ पे होंगे पर्यटक स्थल पे, उनका जैसे खाना खाने की कोशिश करते हैं। तो कई बार है एक संस्कृति दूसरे संस्कृति के गुणों को आत्मसात करने की कोशिश करती है। तो इसे क्या कहते हैं? सांस्कृतिक बहाव कहते हैं। इसे ही सांस्कृतिक बहाव कहते हैं। ठीक है, जब पर्यटक वापस चला जाता है तो मेजबान सामान्य हो जाता है, यानी कि वैसे ही जीवन जीने लगता है, वैसे ही कपड़े, वैसे ही खाना खाने लगता है जैसे कि पहले खा रहा था अपने घर के अंदर। जब पर्यटक वापस चला जाता है तो मेजबान सामान्य हो जाता है। यह सांस्कृतिक बहाव यह सांस्कृतिक बहाव पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इसका मतलब क्या है? देखो, ताजमहल जो लोग घूमने आते हैं तो लोग अपने बच्चों को ही बताते हैं देखो ताजमहल देखने के लिए आ रहे हैं। तो जब उनके माँ बाप चले जाएंगे तो बच्चे हैं वो फिर अपने बच्चों को बताएंगे कि ताजमहल देखने के लिए आते हैं यहाँ पे लोग। ठीक है, लोगों का जुड़ाव है। तो एक एग्जाम्पल लिखो, समझ में आएगा। जैसे अंग्रेजों के जमाने में, जैसे अंग्रेजों के जमाने में भारत भारत के हिल स्टेशन, जानते हो ना हिल स्टेशन क्या होते हैं? जहाँ बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, हरियाली होती है, नदी जंगल होते हैं, ऊंचाई वाले स्थान, उनको हिल स्टेशन कहते हैं। जमाने में भारत के हिल स्टेशन उनके पसंदीदा पर्यटक स्थल थे। उनके पसंदीदा पर्यटक स्थल थे। इसी पैराग्राफ में लिखो, वे आज भी वे स्थल आज भी वे स्थल आज भी ब्रिटिश संस्कृति का हिस्सा है। इसका मतलब है कि जब अंग्रेज भारत आते हैं तो वो वही हिल स्टेशन जाते हैं जहां पर उनके पूर्वज जाया करते थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। तो आज भी हिल स्टेशन अंग्रेजों को काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि अंग्रेजों को पहले से ही पसंद है और ये यहाँ पे जाते भी रहे हैं। ठीक है, आगे लिखो एक नई लाइन से, मेजबान पर्यटकों की सभी जरूरतों मेजबान पर्यटकों की सभी जरूरतों खाना कोमा होटल परिवहन मनोरंजन आदि का ख्याल रखते हैं। आदि का ख्याल रखते हैं। इसके लिए वे अपने जीवन में भी परिवर्तन कर देते हैं। इसके लिए मेजबान
अपने जीवन में भी परिवर्तन कर देते हैं। कहने का मतलब वैसा ही खाना खाने लगते हैं, उनकी लैंग्वेज बोलने लगते हैं, वैसे कपड़े पहनने लगते हैं जो पर्यटक पहनते हैं उनके इलाकों के अंदर। राइट। आगे लिखो, जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा भी नहीं है। जो उनकी जिंदगी का मतलब सामान्य जिंदगी के अंदर वो अलग कपड़े पहनते हैं, अलग खाना खाते हैं, अलग भाषा बोलते हैं, लेकिन पर्यटकों के कारण उनका सब कुछ बदल गया है। जो उनकी जिंदगी का रोज का हिस्सा नहीं है। देखो, एक किताब का नाम आप लिखो, ग्रेबर्न ने लिखी है वो किताब। ग्रेबर्न ने अपनी किताब टूरिज्म इमेजिनरी, दो डॉट लगा देना। आगे लिखो, एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच। एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच किताब के नाम के नीचे अंडरलाइन, टूरिज्म इमेजिनरी एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच। आगे लिखो, मैं पर्यटन में पर्यटक मेजबान के संपर्क से संबंधित पहलुओं के बारे में बताया है कि किस तरह से जो गेस्ट आता है वो होस्ट से बातें करता है, ठीक है, गांव वालों से बातें करता है, जो घूमने के लिए आता है, वैसा कुछ बताया गया है इस किताब के अंदर। किस तरह की वो बातें करते हैं, क्या परिवर्तन महसूस करते हैं। एक हेडिंग लिखेंगे, तीर्थ यात्रा। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, और लिखते जाएं, पता है ये सबको आपको। तीर्थ यात्रा के अध्ययन में रुचि सर्वप्रथम तीर्थ यात्रा के अध्ययन में रुचि सर्वप्रथम वॉन गैनेप्स, एक विद्वान का नाम लिखो, वॉन गैनेप्स ने अपनी किताब राइट द पैसेज में दिखाई। तो इस किताब के अंदर सबसे पहली बार तीर्थयात्री के बारे में बताया गया। बाद में विक्टर टर्नर, ये भी एक विद्वान का नाम है, ठीक है, विक्टर टर्नर ने तीर्थयात्री के बारे में अध्ययन किया, या फिर ऐसे लिखो, तीर्थयात्रियों का अध्ययन करके तीन तरह के सामाजिक बदलाव बताए। सामाजिक बदलाव बताए।
कौन कौन से 3 तरह के बदलाव हैं? पहला लिखो पृथक्करण, कि वो अपने समाज में जो जीवन जी रहा है उससे अलग हो जाता है। ठीक है। निर्मलता, निर्मलता का मतलब है कि जैसे कि कोई हज यात्रा के लिए निकलता है, वो मक्का मदीना में पहुंचकर अपने ईश्वर से साक्षात्कार करने की कोशिश करता है, अनुष्ठान करता है। निर्मलता वो चीज है। ठीक है। तो पृथक्करण में वो अपने घर से निकल जाता है, और निर्मलता में वो अनुष्ठान वगैरह करता रहता है, ईश्वर से साक्षात्कार करने की कोशिश करता है। और पुनः मिलन में, पुनः मिलन में वो घर वापस आ जाता है, घर वापस। ठीक है। ये मैं पहले भी आपको लिखवा चुका हूं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। निर्मलता के आगे लिख दो अनुष्ठान करता है, अनुष्ठान करता है। पृथक्करण में लिख दो कि वो अपने नियमित जीवन शैली को छोड़ देता है। पर्यटक या तीर्थयात्री, या ऐसे लिखो तीर्थयात्री अपने नियमित जीवन को, तीर्थयात्री अपने नियमित जीवन को छोड़ देता है। ठीक है। तो आगे लिखो, एक नई लाइन से लिखना। वो तीर्थयात्री निर्मलता वाले चरण में, तीर्थयात्री देखो 3 चरण है, पृथक्करण, निर्मलता और पुनः मिलन। तीर्थयात्री निर्मलता वाले चरण में सहजता कोमा व्यक्तिगत पूर्णता, सहजता कोमा व्यक्तिगत पूर्णता कोमा सामाजिक एकजुटता का अनुभव करता है। इसका मतलब है कि जब वो कोई धार्मिक स्थान जाता है तो वहां उसके जैसे ही लोग मिलते हैं, सामाजिक एकजुटता का अनुभव करता है। आगे लिखते हैं एक नए पॉइंट में, तीर्थयात्री नियमित जीवन से, तीर्थयात्री धार्मिक स्थानों पर धार्मिक स्थानों पर बदलाव अथवा ताजगी महसूस करते हैं, महसूस करते हैं, जिससे उनका शारीरिक अथवा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वो खुश रहते हैं। अब आपको पता है, जो इंसान खुश रहता है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य तो ऐसे ही अच्छा हो जाता है। इसलिए तीर्थयात्री वो जाना पसंद करते हैं धार्मिक स्थानों पर, जिससे उनका शारीरिक अथवा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आगे लिखो, कई मनोवैज्ञानिक, नई लाइन से लिख लो चाहे, कई मनोवैज्ञानिक, कई मनोवैज्ञानिक तीर्थयात्री के पर्यटन व सामान्य पर्यटक के पर्यटन में समानता, असमानता पाते हैं। देखो, जो
जैसे अपन घूमने गए, किसी किसी महल को देखने के लिए गए, किले को देखने के लिए गए, ठीक है, तो हम अपने घर वालों के साथ में रहते हैं, ठीक है, हम नई नई चीजों को देखना चाहते हैं, वहां पे ऐतिहासिक चीजों को देखना चाहते हैं। जबकि जो तीर्थ यात्री है वो भूल जाता है कुछ देर के लिए दुनियादारी को, अपने घर वालों को भी भूल जाता है और ईश्वर का अनुभव करता है, ईश्वर के बारे में सोचता है, ठीक है। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसा भी कहते हैं कि भाई जो नॉर्मल पर्यटक है अपने जैसा, वो भी आनंद और ताजगी का महसूस करने जाता है, और जो कि तीर्थ यात्री है उसको भी ताजगी और आनंद मिलता है वहां पर जाकर के। तो समानताएं भी हैं और असमानताएं भी हैं, एक नॉर्मल टूरिस्ट में और एक तीर्थ यात्री वाले टूरिज्म में। ओके, तो तीर्थ यात्री वाले पर्यटन में और नॉर्मल पर्यटन में कुछ कुछ समानताएं कुछ असमानताएं हैं। आगे लिखो, तीर्थ यात्रा में भावनात्मक पहलू भी जुड़े होते हैं, जो उन्हें अपने पूर्वजों की याद दिलाता है। तो दोस्तों, अपना जो कैपिटल डी वाली हेडिंग थी ये कंप्लीट हो गई। एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है इसके अंदर, प्रमाणिकता को कहते हैं अपन ऑथेंटिसिटी। पहले ये समझो, पर्यटन के अंदर ऑथेंटिसिटी का क्या मतलब होता है, यानी प्रामाणिकता का क्या मतलब होता है। देखो, आपने कहानियां सुनी होंगी और टेलीविजन के अंदर दिखाते हैं, ठीक है, यूट्यूब पर भी आपको दिखाते रहते हैं कि इस जगह पर ऐसा आपको दिखेगा, यहाँ पर लोगों की संस्कृति ऐसी, ऐसे ड्रेस पहनते हैं यहाँ पे, ऐसे गाना गाते हैं, ऐसे डांस करते हैं, ठीक है। और जब आप वहां जाकर के देखते हैं तो कई बार तो आपको रियल लगता है, कई बार आपको फेक लगता है, ठीक है। कई बार आपका जो एक्सपीरियंस है वो रियल होता है, कई बार फेक होता है। वापस से सुनो, जैसे कि कोई ए स्थान है, ठीक है, आपने यहाँ के लोगों के बारे में खूब सुना है, यहाँ के खान पान कैसा है, यहाँ की संस्कृति कैसी है, ये खूब सुना है, कैसे डांस करते हैं, कैसा गाना गाते हैं, ये खूब सुना है, राइट। और जब आप वहां पर जाते हैं तो हो सकता है कि आपने जैसा सुना हो वैसा ही वहां पर देख भी लिया हो, ठीक है, वहां पर वैसा ही महसूस किया हो आपने जैसा कि उसके बारे में सुना है। तो आपकी जो प्रामाणिकता है वो सच्ची हो जाएगी, आपकी जो प्रामाणिकता है वो असली हो जाएगी। अदरवाइज आपने सुना कुछ और है, जैसे कि वहां पर कह दिया कि यहाँ की तो बिरयानी काफी फेमस है, पता चला वहां तो बिरयानी नहीं मिलती, यहाँ के लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे कपड़े नहीं पहनते, ऐसी संरचनाएं स्ट्रक्चर बनी हुई है आपको ये देखने के लिए मिलेगा, वहां पे दिखता ही नहीं है कुछ। वहां के लोग ये भाषा बोलते हैं, वो सब दिखता ही नहीं है आपको कुछ, कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, अलग ही भाषा बोल रहे हैं। तो आपकी जो प्रामाणिकता है वो फेक हो जाएगी, आपकी जो प्रामाणिकता है वो गलत हो जाएगी, ठीक है। ये टूरिज्म में ऑथेंटिसिटी या फिर प्रामाणिकता का अर्थ होता है, ठीक है। तो इसके अंदर लिखो सबसे पहले, पर्यटन में प्रामाणिकता का अर्थ, कल्पना के द्वारा कल्पना किए गए स्थानों व वहां जाकर वहां जाकर ये अनुभव मत लिखो, वहां जाकर दृश्यों को देखकर दृश्यों को देखकर वास्तविकता के अनुभव से है।
दृश्यों की वास्तविकता से है। कहने का मतलब है उम्मीद कुछ और करके आता, मिलता कुछ और है उसको। ठीक है। या कई बार ऐसा होता है कि जैसी उम्मीद करता है वैसा ही उसको वो देखने के लिए मिलता है वो स्थान। तो प्रामाणिकता को अलग अलग पर्यटक अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। अब भी नहीं समझ में आया है तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि राजस्थान के अंदर जैसलमेर जाओगे तो वहां पर कालबेलिया एक जनजाति है। ठीक है। डांस वगैरह करते हैं वहां पर और उनकी खास तरह की वेशभूषा है, यानी कि उनके कपड़े हैं वो अलग तरह के हैं। वो गाना भी अलग तरह के गाते हैं, उनका जो खाना है वो भी अलग है। ठीक है। तो आप गए वहां पर, आपने चीजों को प्रमाणिक माना, जैसा कि सुना था आपने कालबेलियाओं के बारे में कि ये मतलब थोड़े से ऐसे ज्यादा ज्वेलरी पहनते हैं और ऐसे घूम घूम कर डांस करते हैं। ठीक है। गाना गाते हैं और इनके हाथों के अंदर वाद्य यंत्र यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं। आपने जैसा सुना था वैसा ही वहां पे देखा, तो चीजें वहां पर प्रमाणिक निकली, ऑथेंटिक निकली। आपने जैसा सुना था वो चीज वैसे ही मिली राजस्थान के अंदर। तो इसको एक जगह बॉक्स बना के लिख लो आप साइड में कहीं, नीचे ये भी लिख लेना, अगर हम इस स्थान पर जाकर जैसा सुना था वैसा पाया तो पर्यटन में प्रामाणिकता होगी। ठीक है। ये एग्जाम्पल है कि आप प्रामाणिकता का मतलब क्या समझते हैं पर्यटन के अंदर। तो जैसा आपने टीवी के अंदर सुना है, मोबाइल के अंदर देखा है कि यहाँ के लोग तो ऐसे डांस करते हैं, ऐसे सिंगिंग करते हैं, ऐसे ड्रेसिंग सेंस होती है, ऐसे लैंग्वेज बोलते हैं, आपने जो सुना है, जो एक्सपीरियंस किया है, वहां पर जब जाएंगे तो आपको जो चीजें देखने के लिए मिलेंगी तो आप कहेंगे कि हाँ मैंने तो ऐसा ही सुना था। तो पर्यटन में प्रामाणिकता होगी वहां पर। ठीक है। एक और एग्जांपल लिखो, नीचे लिख लो इसके, या नोट्स में लिख लो, आपको जैसा आपको सही लग रहा है। ठीक है। प्रामाणिकता का मतलब, एक स्कॉलर का नाम लिखो, गिसोल्फ। गिसोल्फ ने एक परिदृश्य का वर्णन करते हुए वर्णन करते हुए गिसोल्फ ने एक परिदृश्य, या परिदृश्य का मतलब होता है एक सीन का वर्णन करते हुए प्रामाणिकता के बारे में बताया। बारे में बताया कि यूरोप में कुछ स्थानों पर ऐसे ईमानदार लोग हैं एवं उनके क्षेत्रों में न तो परमाणु रिएक्टर है, क्योंकि आपको पता है परमाणु रिएक्टर है उसमें कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं। नाभिकीय पदार्थों से यहाँ पर बिजली बनाते हैं। परमाणु रिएक्टर कोमा ट्रेड यूनियन का मतलब
कंपनी के अंदर जो मजदूर काम करते हैं उनकी आवाजें उठाने के लिए ट्रेड यूनियन बना होता है। कोमा ट्रैफिक, कोमा ना ही ट्रैफिक जाम है। तो गेसोल्फ नाम के एक विद्वान ने एक ऐसे स्थानों के बारे में बताया कि जहां पर लोग ईमानदार हैं और उनके इलाकों में कोई परमाणु रिएक्टर नहीं है, ना कोई ट्रेड यूनियन है, ना ही ट्रैफिक जाम लगता है, इसलिए वो उन इलाकों में शांति बनी रहती है और काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है वो इलाके घूमने के लिए भी। ठीक है। तो यहाँ पर यूरोप के जब अन्य लोग जाते हैं तो जैसा सुना था वैसा ही यहाँ पर मिला, तो उनका पर्यटन क्या हो गया, प्रमाणिक हो गया, उनके पर्यटन में प्रमाणिकता आ गई। आगे लिखो, आगे लिखो। जब यूरोप के अन्य लोगों ने इन स्थानों का दौरा किया, दौरा किया तो तो उनके पर्यटन में प्रामाणिकता मिली। तो जैसा सुना था उन्होंने इन इलाकों के बारे में, क्या काफी शांति है, काफी ब्यूटीफुल है, वैसा ही उनको यहाँ पे देखने के लिए मिला। अब देखो, मानव विज्ञानियों ने पर्यटन में प्रामाणिकता को समझने के लिए 3 सिद्धांत बताए कि चीजें फेक होंगी या सचमुच में जैसा सुना है वैसे ही दिखेंगी। तो सबके थोड़े अलग अलग मत है। ये टॉपिक समझने में थोड़ा सा टफ रहेगा, ठीक है, लेकिन जितना नीचे एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, मानव विज्ञानियों ने मानव विज्ञानियों ने पर्यटन में प्रामाणिकता को समझने हेतु मानव विज्ञानियों ने पर्यटन में प्रामाणिकता को समझने हेतु 3 सिद्धांत बताए। तीन सिद्धांत बताए। मानव विज्ञानियों ने पर्यटन में प्रामाणिकता को समझने हेतु 3 सिद्धांत बताए। पहला लिखो, और इसको इंग्लिश के अंदर भी लिखेंगे, स्मॉल ए, वस्तुवादी सिद्धांत। इसको इंग्लिश में लिखो, द ऑब्जेक्टिविस्ट थ्योरी। द ऑब्जेक्टिविस्ट थ्योरी। देखो, बहुत ही केयरफुली सुनना, नहीं सुनोगे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा, ऊपर से जाएगा। ठीक है। अब एक कोई धार्मिक यात्री है, घर से निकला, ठीक है, चाहे वो मंदिर जा सकता है, फिर कोई हज जा सकता है, फिर कोई गुरुद्वारे वगैरह कहीं पर भी जा सकता है, अपने इष्ट के करीब जाने के लिए, ठीक है, अपने भगवान, अपने ईश्वर अल्लाह के पास में जाने के लिए। ठीक है। अब सोच के चलता है कि मुझे कुछ ऐसा दिखेगा वहाँ पे, शायद दीदार हो जाए भगवान का, भगवान दर्शन दे दे मुझे, ठीक है, मैं उनको अनुभव कर लूँ, उनको देख लूँ। तो धार्मिक यात्री घर से तो ऐसे निकलता है, बट उसको वहाँ पे क्या कोई भौतिक वस्तु दिखती है क्या? मतलब क्या सभी को दर्शन हो जाते भगवान के? ठीक है, जो स्ट्रक्चर जैसी बनी हुई होती है, जैसे कि मंदिर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह दिख जाती है, ठीक है, इसी तरह से अन्य स्थानों पे जाते हैं
तो वहाँ पर जो जो भी आप कह लो कि जो स्ट्रक्चर, जो संरचना बनी हुई है, सिर्फ वो दिखती है। तो घर से धार्मिक यात्री चलता है अभौतिक वस्तुओं को देखने के लिए, जिनके बारे में सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन दिखता क्या उसको? भौतिक चीज़ें दिखती है उसको, दीवारें दिखती है उसको, मूर्तियाँ दिखती है। मूर्ति क्या? भौतिक चीज़ है, मूर्त चीज़ है जिसको अपन देख सकते हैं। तो घर से तो निकलता कुछ मुझे ऐसा दिखाई दे जो आज तक दिखाई न दे, आज तक मुझे दिखाई न दिया हो, कुछ ऐसा दिखे मुझे वहाँ पे जाते। लेकिन दिखता क्या उसको? वही मूर्तियाँ, वही मंदिर, या फिर जो भी अपना वो जाता है जहाँ पर भी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब एक पर्यटक अभौतिक वस्तु को देखने के लिए निकलता है जो उसने कभी देखी नहीं, लेकिन वो तो दिखती है नहीं उसे, उसको सिर्फ भौतिक चीज़ें दिखती है वहाँ पर। तो भौतिक चीज़ों को अपन वस्तु कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत बस इतना ही कहता है, और ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है। ज़्यादा लगाओगे तो समझ नहीं पाएंगे अपन चीज़ों को। लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार प्रामाणिकता प्रामाणिकता दिमाग की नज़रों से मुक्त होती है। इसका क्या मतलब है कि आपने जैसा सोचा था वैसा आपको वहाँ पे दिखा नहीं। ठीक है, सोच, जैसे कोई भी हिंदू धर्म का व्यक्ति है, वो सोच के निकलता है कि चलो मंदिर चल के आते हैं। ठीक है, वहाँ पर भगवान के दर्शन होंगे, भगवान आएंगे हमारे लिए। तो मन के अंदर ही फील किया जा सकता है ईश्वर को। ठीक है, तो प्रामाणिकता दिमाग की नज़रों से मुक्त होती है। अब इसको थोड़ा सा समझना यहाँ पर टफ हो रहा है, इसलिए अपन जितना है चीज़ें उतनी लिखते हैं ताकि समझ में आ जाए। दो विद्वान थे, उन्होंने वस्तुवादी सिद्धांत को समझने की भी कोशिश की थी। तो लिखो, बर्नस्टीन कोमा मैक कैनल ने बताया कि पर्यटक ऐसी चीज देखना चाहते हैं जो अभौतिक हो, लेकिन पर्यटक स्थल पर पहुंचते ही उन्हें भौतिक वस्तुएं दिखाई देती है। बस इतना याद करना अपने को, ज़्यादा इसके अंदर दिमाग नहीं लगाना। जैसे धार्मिक तीर्थ यात्री, दूसरा सिद्धांत लिखो, इसमें स्मॉल बी लगा करके, रचनावादी सिद्धांत। कंस्ट्रक्टिविज्म, CONSTRUC, ये सी है, CTIVISM, कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी। तो एरिक कोहेन नाम का एक स्कॉलर था, उसने पर्यटन के क्षेत्र में रचनावादी सिद्धांत को बताया था, और इसने कहा था कि जो चीज़ें
इंसान सोचता है कुछ भी सोचे किसी भी स्थान के बारे में, वैसी चीजें समाज के लोगों ने बना रखी है और वहां पे जाके उसको प्रामाणिकता के बारे में पता चलता है कि जैसा मैंने सुना था वैसा है कि नहीं है। तो कहने का रचनावादी, इस शब्द में रचना एक शब्द आ रहा है। रचना का मतलब होता है बनाना, चीजों को कंस्ट्रक्ट करना। तो सामाजिक रूप से चीजें बनाई जाती हैं। लिखो एक बार, पर्यटन के क्षेत्र में यह सिद्धांत, पर्यटन के क्षेत्र में यह सिद्धांत एरिक कोहेन के द्वारा विकसित किया गया। आगे लिखो, प्रामाणिकता को भौतिक रूप से अवलोकन नहीं कर सकते। इस सिद्धांत के अनुसार प्रामाणिकता को भौतिक रूप से अवलोकन नहीं कर सकते। यह सामाजिक रूप से बनाई जाती है, क्योंकि यह सामाजिक रूप से बनाई जाती है। कोहेन ने बताया कि कैसे, कोहेन ने बताया कि कैसे एक कृत्रिम अथवा नकली अनुभव को भी अक्सर प्रामाणिक बता दिया जाता है। प्रामाणिक बता दिया जाता है। तो पर्यटन के क्षेत्र में सामाजिक सिद्धांत है, सॉरी रचनावादी सिद्धांत है, ये किसने बनाया? एरिक कोहेन ने बताया। अब देखो, प्रामाणिकता का अभी भी मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एग्जाम्पल से भी समझो। जैसे कि न्यूजीलैंड का एक फेमस मतलब आप डांस कह लो, उसका नाम क्या है? माओरी हाका। माओरी हाका ये कहाँ पर लोग परफॉर्म करते हैं? न्यूजीलैंड देश के निवासी, ठीक है। अब इसके अंदर जो लोग डांस कर रहे हैं, ठीक है, वो खास तरह की ड्रेस भी पहन रहे हैं, राइट, और खास तरह का वो गाना भी गा रहे हैं, ठीक है। माओरी हाका न्यूजीलैंड के अंदर एक तरह का नृत्य होता है, ठीक है। वहां के जो जनजाति अगर कल्चर को दिखाना है न्यूजीलैंड को, जैसे कि हमारे यहाँ पर सिक्किम के, नागालैंड के, अरुणाचल प्रदेश के कुछ फोक डांस है, सुना होगा आपने, तो वैसे ही न्यूजीलैंड का एक डांस है ये फावरी हाका। वहां पर किस तरह के डांस करते हैं, ड्रेस उनके अलग होते हैं, उनके गाने अलग होते हैं। तो ऑथेंटिसिटी क्या है? आप भारत से चले, दिल्ली से चले न्यूजीलैंड, और आपने सोचा कि यार चलो उनका डांस देख के आते, कैसे वो लोग परफॉर्म करते हैं। तो आपने वैसा जो सुना था वैसा ही आपने पाया वहां पर, तो चीजें ऑथेंटिक हो गई, पर्यटन आपको क्या हो गया? प्रामाणिक हो गया, ठीक है। तो कोहे ने बताया कि यह सामाजिक रूप से बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? प्रामाणिकता। मतलब माओरी हक्का में काफी लोग परफॉर्म करेंगे, ठीक है, काफी लोग हैं इसके अंदर परफॉर्म करेंगे, अपना प्रदर्शन देंगे।
तो ये जो प्रामाणिकता बनाने की बात है, ये काफी सारे लोगों के द्वारा बनाई जा रही है। काफी सारे लोग डांस कर रहे हैं वहां पर, ड्रेस पहन रहे अलग अलग, काफी सारे लोग गाना भी गा रहे हैं। तो सामाजिक रूप से प्रामाणिकता को बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब था, ये सिद्धांत था। ठीक है, ये आप लिख लो एग्जाम्पल ऐसे, प्रामाणिकता लिख करके एग्जाम्पल, माओरी हाका, है ना, न्यूजीलैंड का एक नृत्य है ये। इसके अंदर डांस करते हैं लोग, ड्रेस अलग अलग तरह की पहनते हैं और गाना गाते हैं। दूसरा एक और एग्जाम्पल लिख लो, एक नृत्य है, एक डांस एक और है, स्पेन के अंदर किया जाता है लोगों के द्वारा, फ्लेमेंको नृत्य। ये भी स्पेन के लोग करते हैं। ठीक है, तो ये रचनावाद सिद्धांत है, यानी कि सामाजिक रूप से प्रामाणिकता को बनाया जाता है। राइट, अब एक लास्ट इसका सिद्धांत बच रहा है, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट सिद्धांत लिखेंगे स्मॉल सी हेडिंग डालकर, उत्तर आधुनिकतावाद सिद्धांत। द पोस्ट मॉडर्न थ्योरी। देखो इसके अंदर समझो, उत्तर आधुनिकतावाद सिद्धांत इसको दिया था वेंग ने। तो यह सिद्धांत वेंग के द्वारा दिया गया। ठीक है, पहली बात। अब इस सिद्धांत में पर्यटक के अनुभव को महत्व दिया जाता है। इस सिद्धांत में पर्यटक के अनुभव को महत्व दिया जाता है। इसके अनुसार अस्तित्व की प्रामाणिकता लैंग्वेज बहुत ही काफी अजीब सी लिखी हुई है, हिंदी में तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है वहां पर, तो मैंने इंग्लिश से पढ़ के आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है, और इतना ही समझना जितना मैंने समझा है। तो इसके अनुसार अस्तित्व की प्रामाणिकता तथा कल्पना की गई वस्तुओं की प्रामाणिकता से कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है। एक अनुभव लेकर ही, क्योंकि एक अनुभव लेकर ही पर्यटक यात्रा करता है। इसका मतलब समझ लो, और इसी के साथ में आपका जो यूनिट नंबर 3 है BANS में 183, BNS 183 यूनिट नंबर 3 कंप्लीट होता है। आप इसका मतलब समझ लो, उत्तर आधुनिकतावाद सिद्धांत का क्या मतलब है। द पोस्ट मॉडर्न थ्योरी, यह सिद्धांत वेंग के द्वारा दिया गया। ओके, ठीक है। इस सिद्धांत में पर्यटक के अनुभव को महत्व दिया जाता है। देखो सुना क्या है उसने, और वहां पर जाके क्या वो फील करेगा, क्या वो एक्सपीरियंस करेगा वहां पर, इसको वहां पर तरजीह दिया जाता है, इसको अनुभव को महत्व दिया जाता है। इसके अनुसार
अस्तित्व की प्रामाणिकता तथा कल्पना की गई वस्तु की प्रामाणिकता से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे कि सुना हमने, जैसे कि भानगढ़ किले में भूत वगैरह रहते हैं, ठीक है, वहां पे कोई साया रहता है, कोई चुड़ैल रहती है, कोई भूत रहता है, काफी कुछ सुना है, डर लगता है वहां पे, ठीक है। सुना तो बहुत डरावना सा है वहां पे कि कोई सफेद कपड़े पहन करके, कोई उल्टे पांव चल करके वो हमें डरा देगा, ठीक है। लेकिन वहां पर जब जाते तब ऐसा हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आता है, ठीक है। तो जो सोचा था वो वहां पे मिलता नहीं है, ठीक है। तो अस्तित्व की प्रामाणिकता का मतलब है कि आप सच में वहां पर जाकर क्या अनुभव कर रहे हो, उसका अस्तित्व क्या है, चीजें कैसी बनी हुई है। और आपने कल्पना में जो सोचा था कि वहां पर तो आपको भूत वगैरह देखेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो अस्तित्व की प्रामाणिकता जो है वहां पर एक्चुअल में, तथा आपने जो सोचा है उसकी प्रामाणिकता से इसका इन दोनों का कोई लेना देना। ये उत्तर आधुनिकतावाद सिद्धांत था। तो दोस्तों इस तरह से यूनिट नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे और काफ़ी देर तक भी पढ़ेंगे, तो रेडी रहना कल से, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। यूनिट नंबर 4 कल से स्टार्ट करेंगे।